हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का भूगोल, जिसमें हम लोग अभी भारत के भूगोल देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, इसमें लगभग 3 क्लास हो चुके हैं जिसमें हम लोग भारत के अफवाह तंत्र तक पढ़ चुके हैं। और आपको बता दें, ये मेरा फर्स्ट फेस वीडियो वाला जो है क्लास है। जी, बाकी जितनी भी आज तक मतलब हम 15 अगस्त को ये चैनल स्टार्ट किए थे, तो 15 अगस्त से लेकर आज तक जितने भी वीडियोज़ हमने इस चैनल पे बनाए, सब में केवल और केवल इसकी रिकॉर्डिंग है, फेस किसी में नहीं है। आज फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो आगे इसको कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन-कौन से चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसमें हम लोग भारत की आकृति, ये सब आकार और आकृति के बारे में पढ़ लिए। इसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज़ भी कर लिया है, जो यूथ पब्लिकेशन का वाईसीटी का बुक आता है, उसका आरआरबी का जो है सेम जो बुक आता है, जिसमें अप्रॉक्स 25,000 जीके के क्वेश्चन दिए हुए, एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। तो इस टॉपिक का हम लोग एमसीक्यूज़ कर चुके हैं, तो वो वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। भारत की भौतिक स्वरूप हम लोग देख चुके हैं, भारत का अफवाह तंत्र देख चुके हैं। देखिए, ये बड़ा-बड़ा टॉपिक है, इसलिए एक चैप्टर में, एक क्लास में एक ही टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं, भारत की जलवायु को देखने वाले हैं। ओके, भारत की जलवायु में जलवायुवीय नियंत्रण, ये सब जितने भी प्रवासी पक्षी, वन्य प्राणी, वर्षा की परिवर्तिता, कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु के प्रकाश क्षेत्र इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4, भारत की जलवायु। नीचे कर देते हैं, पीडीएफ थोड़ा लंबा है, आप लोग को जल्दी पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि हमने पूरे बुक का पीडीएफ बना लिया है। ये है भारत की जलवायु, इसको हम जूम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ तक, ताकि जो है आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, और मेरे जो फोटो लगा हुआ है साइड में, इससे कंटेंट भी नहीं कटे। ठीक है, हम कर लेते हैं सेटिंग। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं भारत की जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु देख रहे हैं। तो हम थोड़ा सा फोटो को छोटा कर दें, तो ये है भारत की जलवायु हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेन को मोटा कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, आपको पता है मौसम जो है ये हमेशा बदलते रहता है, हमारे वायुमंडल में हमेशा इसमें चेंजिंग होते रहती है। ठीक है, तो ये जो है मौसम जो है वो हमेशा दिन प्रतिदिन क्या होता है, बदलते रहता है। और एक किसके कारण, तो तापमान जो है वह तापमान, वर्षा, सूर्य जो है, इसके विकिरण इत्यादि इसमें शामिल है। इसमें तापमान शामिल है, वर्षा शामिल है, सूर्य का विकिरण इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। अगर कोई विशाल क्षेत्र है, जैसे मान लेते हैं भारत एक विशाल क्षेत्र है, तो उसमें 30 वर्ष से अधिक, ठीक है, समय अवधि के अंदर जो मौसम का चेंजिंग होता है, जैसे 30 वर्ष में पूरा आकलन करेंगे कि इसमें मौसम कैसे-कैसे परिवर्तित हो रहा है, मौसम कैसे-कैसे चेंज हो रहा है, तो इसमें जो भी चेंजिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉरी जलवायु। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो पूरा जलवायु, एक लंबे समय के बाद जो मौसम में चेंजिंग देखने को जो मिलेगा, उसके आकलन करने के पूरा स्थिति का डाटा निकालेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, मौसम क्या करता है, एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। यानी अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े, मौसम क्या है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन परिवर्तन को मौसम बोलते हैं। तो भारत के ऊपर भी वायुमंडल है, अमेरिका के ऊपर भी वायुमंडल है, चीन के ऊपर भी वायुमंडल है, पाकिस्तान के ऊपर वायुमंडल है। तो वहाँ की जो वायुमंडल में जो भी दिन प्रतिदिन चेंजिंग होता है, वही उसके क्षेत्र का परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन कहलाता है। जैसे अमेरिका के वायुमंडल में कभी देखते हैं, अमेरिका में कभी चिनूक हवा आ जाता है, तो उसके मौसम में परिवर्तन होता है, तो उसके वायुमंडल से वो रिलेटेड है, वायुमंडल में चेंजिंग हो रहा है, तो एक मौसम में परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे भारत में क्या होता है, कभी वर्षा हो जाता है, जैसे तमिलनाडु में क्या होता है, ठंडी के दिन में वर्षा होता है, तो उस क्षेत्र के वायुमंडल में कुछ परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये होता है। तो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग मौसम के बारे में जानते हैं। और मौसम जो चेंजिंग होता है किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में, तो उसको वायुमंडल की अवस्था को बताता है कि इसके कारण ये चेंजिंग हुआ है। नेक्स्ट है, मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता
तथा वर्षण एक ही होते हैं, ठीक है। महीने के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। मानसून शब्द शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा की मौसमी से हुई है, जिसका सब शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम है। मानसून का जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मौसिम से हुई है। और मौसिम कहाँ का? एक अरबी शब्द है और इसी से हुआ है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है, ठीक है। मानसून की खोज 45 एडी में हिपाल्स ने किया था, ठीक है। मानसून की खोज किसने किया था? हिपाल्स के द्वारा किया गया था। 45 एडी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। यानी भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री से तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री से तक पहुंच जाता है, ठीक है। कुछ क्षेत्र में क्या होता है, जैसे रात और दिन में जो मौसम तापमान जो टेम्परेचर होता है, इसमें काफी चेंजिंग देखने को मिलता है। जैसे थार के मरुस्थल में या कोई भी मरुस्थल है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और इसी का जो पार्ट पाकिस्तान में पड़ता है, उसको चोलिस्तान मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान मरुस्थल। तो ये जो थार का जो रेगिस्तान है, उसमें कभी कभी क्या होता है, दिन में जो टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है, 50 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। और और उसमें वही क्या होता है, और जो नीचे तापमान है जो वो 15 डिग्री से तक भी पहुंच जाता है रात में। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है, ठीक है। लगभग जितने भी समुद्री इलाका है, जितने भी समुद्र के किनारे जगह है, उसका एक खासियत ये होता है कि दिन और रात का टेम्परेचर लगभग लगभग सेम होता है। जैसे मुंबई हुआ, ठीक है, केरल हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, तो ये सब का टेम्परेचर लगभग लगभग दिन और रात में सेम होता है, ठीक है। हिमालय का वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है, ठीक है। हिमालय का वर्षण अधिकतम किसके रूप में? हिम के यानी बर्फ के रूप में होता है, और देश के शेष भाग में वर्षा का मुख्य कारण यही है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके परिवर्तन को बता रहा है, मौसम के परिवर्तन को। जैसे कहीं देखते हैं दिन रात में टेम्परेचर काफी डिफरेंट होता है। भारत देश में ही कुछ क्षेत्र में वर्षा बहुत ज्यादा होती है, कुछ क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, कुछ क्षेत्र में जो है वह दिन और रात में टेम्परेचर बराबर होता है, टेम्परेचर जो है वह डिफरेंट रहता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, कहीं वर्षा होता है, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो ये मौसम के परिवर्तन को बताया जा रहा है कि एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मौसम को जो है मौसम की स्थिति को देखा जा सकता है, ठीक है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, ठीक है। ये भी एक परिवर्तन है। अभी हम आपको बताया तमिलनाडु वाला, जो जिसमें ठंडी में भी वर्षा हो जाती है, जून से सितंबर तक वर्षा होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है, ठीक है। तो ये भी एक मौसम का परिवर्तन ही है भारत में। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। ये चीज हमने ऊपर बता दिया कि समुद्री क्षेत्र में जो होता है वह टेम्परेचर लगभग दिन और रात का हमेशा सेम रहता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है, ठीक है। यानी अंदर जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग कहने का मतलब है जो समुद्र से दूर है, जैसे मध्य प्रदेश हुए, ठीक है, बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गए। और आप ये देखेंगे इधर फिर सिक्किम वगैरह हो गया, तो ये सब समुद्र से काफी दूर है, ठीक है। और जो आंतरिक जो क्षेत्र है, देश के आंतरिक जो भाग है, उसमें मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है, ऋतुओं में काफी अंतर देखने को मिलता है, ये आपको बताया जा रहा है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती रहती है, ठीक है। यानी अभी हम लोग क्या देखें, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से पूर्व में जो है मेघालय स्थित है। कहाँ है? मेघालय स्थित है, और इधर राजस्थान स्थित है। राजस्थान ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लद्दाख स्थित है। तो ये हुआ क्या? पूर्व हो गया।
पूर्व, ठीक है, और इधर क्या होगा, पश्चिम हो गया। तो आप देखेंगे कि पूर्व से यहाँ में सबसे ज़्यादा, यहाँ अभी हम लोग पढ़े 400 सेंटीमीटर तक होता है, और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर भी वर्षा होता है। तो धीरे-धीरे क्या होता है, यह वर्षा जो है वह वर्षा की मात्रा हम घटते जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की स्थिति में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जलवायु नियंत्रण, यानी जलवायु को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, इसके बारे में देख सकते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक है: अक्षांश, तुगंतः ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और ऊंचावच लक्षण। ये जो है वह 6 प्रकार के कारक है जो जलवायु को नियंत्रण करने किया जा सकता है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त और सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग-अलग होती है। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे सौर ऊर्जा की मात्रा है, जैसे पृथ्वी गोला है, तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा, तो जो यहाँ के लोग हैं इनको सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा। फिर अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो इधर के लोगों को क्या होगा? इधर के लोगों को जो है वो सूर्य की ऊर्जा जो है वह प्राप्त नहीं होगी। इसी को लेकर जो आप एक मिशन जो है मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, वन अर्थ वन वन सन, ठीक है? तो इसके लिए क्या हो गया था, पूरे पृथ्वी को सोलर पावर से जोड़ा जाना था। इसमें क्या था कि जैसे इसमें इसका कंसेप्ट इस तरह से था कि जब भारत में सूर्य का प्रकाश होगा, तो भारत के जितने भी सोलर एनर्जी है, सोलर लगाए जाएँगे, जिससे बिजली उत्पादन होगा, वो भारत के साथ-साथ वो सभी क्षेत्रों में उसे बिजली दिया जाएगा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश अभी नहीं पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे भारत है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ से सोलर से एनर्जी यानी ऊर्जा होगा, और वो सभी ऊर्जा उस क्षेत्र में दिया जाएगा जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े। फिर उस क्षेत्र में जब सूर्य आएगा तो वहाँ जो सोलर लगा हो उससे भारत के क्षेत्र को दिया जाएगा। इसी यही कंसेप्ट मोदी जी बताए थे पूरे दुनिया को कि वन अर्थ वन सन, ठीक है? और इससे जो है वो पूरे पृथ्वी पे ऐसे हम लोग एनर्जी को है जो फ्री में सौर ऊर्जा से, सोलर से एनर्जी पहुँचा सकते हैं। ठीक है? ऐसे कंसेप्ट दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। ठीक है? जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाता है। ये जो साइड में फोटो लगा हुआ था लाइव, उसको मैंने हटा दिया है, थोड़ा सा वो हो रहा था क्योंकि इधर कंटेंट ढक जाता, तथा तापमान घट जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे पृथ्वी की सतह यहाँ से जैसे ही आप ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, वायुमंडल की सघनता कम हो जाएगा और जो तापमान है वो भी आपको घट जाएगा। इसलिए पहाड़ियों में गर्मी के समय में भी ठंडी होती है। पहाड़ी में क्या होता है, गर्मी के समय में भी ठंडी देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ी ऊंचाई पे रहता है, वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। अच्छा, ये भी आपके दिमाग में आएगा कि क्यों कम हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कंसेप्ट का पॉइंट है, ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे टॉपिक से भटक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ये पृथ्वी है, तो आपको पता है हमारे पृथ्वी पे जो भी टेम्परेचर होता है वो CO2 गैस के कारण मेंटेन होता है। किसके कारण? CO2 के कारण। और CO2 और जो क्या होता है, और ओजोन परत, CO2 का एक खासियत होता है, CO2 जो हमारे वायुमंडल में पूरा फैला हुआ है, और CO2 का एक खासियत होता है, क्या होता है कि ये वायुमंडल में जाकर पूरा जो है वह वायुमंडल में फैला हुआ रहता है, और जैसे ही सूर्य के प्रकाश आता है, और ये सूर्य के प्रकाश तो एंट्री कर जाता है इसमें, लेकिन ये वापस नहीं जा पाता है। जैसे ही जाता है तो CO2 गैस के कारण फिर से वापस पृथ्वी पे आ जाता है। इसलिए हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो क्या होता है, वह बढ़ा रहता है, और टेम्परेचर वायुमंडल के कारण होता है। जैसे तो उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल धीरे-धीरे हम वायुमंडल को हम लोग क्रॉस करेंगे, यानी वायुमंडल का जो सघनता है वो कम होते जाएगा। ठीक है? सघनता कम होते जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो रुक नहीं पाएगा, टेम्परेचर भी कम होते जाएगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का वायुमंडल दाब पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्मी तथा सर्दी में बहुत अधिक जो है ठंडा कहते हैं। महाद्वीपीय अवस्था में ऐसे होता है, जैसे बिहार में पड़ता है। महासागरीय धाराएं,
समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं तथा तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म गर्म या ठंडी जलधाराएं होती है, ठीक है, वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, तब वह तट गर्म तथा ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो महासागरीय धाराएं, इसको यहाँ पे समझाया गया है। क्या समझाया गया कि समुद्र के तट की ओर जो चलने वाली हवाएं होती है, ठीक है, हवाओं के साथ जो तटीय क्षेत्र को जलवायु में जो प्रभावित होता है उसको महासागरीय जो है वो धाराएं कहते हैं। जैसे हम जहाँ जो एक ठंडी जलधाराएं होती है, एक गर्म जलधाराएं होती है, तो सब वहाँ के जलवायु पे जो है वो निर्भर करता है। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में ऊंचावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी तथा अथवा गर्म वायु को अवरोधी करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम हो, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों की पौनी मूल ढाल की अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो है किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण ऊंचावच पे भी निर्भर करता है। जैसे अभी हम लोग जो है हम लोग को जो उत्तरी मैदान में पढ़ते हैं, जैसे बिहार हुआ, नेपाल हुआ, ठीक है, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये लोग क्या है, ये लोग हिमालय के गोद में, हम लोग हिमालय के गोद में हैं। यानी हिमालय जो है वो काफी ऊंचा है और हिमालय के गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऊंचाई के कारण जो है हिमालय की इतनी ऊंचाई है जो क्या करता है, वो जो वर्षा करने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं इसको रोक देता है। तो इस क्षेत्र में वर्षा होने की संभावनाएं अधिक होती है, यही चीज यहाँ पे बताया हो रहा है। इसलिए ऊंचाई का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जलवायु के परिवर्तन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देख लेते हैं। जैसे अक्षांशीय कारक के बारे में देख लेते हैं। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग है, ठीक है, जो कर्क रेखा है वह भारत के मध्य भाग से होकर गुजरता है। पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दो क्षेत्र में बटा हुआ है। जैसे भारत का ये जो यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, तो ये जो क्षेत्र है भारत का, जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यानी जो है वो गर्मी यहाँ पे ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यह विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच जो क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा जो के बीच का जो क्षेत्र है इसको उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भारत का कुछ हिस्सा उष्णकटिबंधीय और कुछ हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। यहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। ठीक है, यानी जो पर्वत है इसी के कारण क्या होता है, इस क्षेत्र में जो है वो मध्य एशिया के कंपेयर में यहाँ पे ठंडा कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वायु दाब एवं पवन के बारे में। भारत में जलवायु तथा संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये पवनें उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध उपोष्ण कटिबंधीय तथा उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं करियोलिस बल के बारे में, डिटेल में देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को करियोलिस बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है तो एक बल, कोई भी चीज घूमता है तो एक बल उत्पन्न होता है। जैसे आप भी घूमना स्टार्ट कीजिए तो आपके आसपास एक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, जो वहां से जैसे जैसे आप घूमिएगा वैसे वैसे बल जो है वह जो है वह घूमते रहेगा। ठीक है,
तो उसको पृथ्वी घूमती है तो एक बल उत्पन्न होता है आभासी बल, उसको हम लोग करियोलिस बल बोलते हैं। करियोलिस बल का दाब जो है वो प्रवणता के कारण समकोण पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? समकोण पे कार्य करता है। इस बल के कारण पौने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का भी नियम कहा जाता है। इसे बाइज बेलेट के नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। ठीक है, आप ये चीज देख सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि कैरियोलिस बल के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में है वह पौने किधर मुड़ जाती है? तो दाहिने की ओर, और दक्षिण गोलार्ध में जो पौने है और बाई की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसको फेरल का नियम या हम लोग बाइज बेलेट के नियम के नाम से जानते हैं। दो नियम है, लेकिन ये होता किसके कारण है? कैरियोलिस बल के कारण होता है, कोरियोलिस बल के कारण होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगते हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पौने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। नेक्स्ट है, ये पौने कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है। किसके? कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। जेठ धाराएं के बारे में देख लेते हैं। जेठ धाराएं क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जेठ धाराएं आती है जो है, जेठ धाराएं ये जो है वह उधर बहती है, हम लोग क्या बोलते हैं, जो भूमध्य सागर है उधर से आती है जेठ धाराएं। ठीक है, नेक्स्ट है, जेठ धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय जो है वह कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती रहती है। यानी ग्रीष्म ऋतु गर्मी का दिन छोड़कर पूरे वर्ष जो है यह जेठ धाराएं में, जेठ धारा जो हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती रहती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते रहते हैं। इसी जेठ धाराएं के कारण जो है वह चक्रवाती विक्षोभ आते रहते हैं। जेठ धारा एक संकरी पट्टी में स्थित जो है क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक है। ये एक सरकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटे और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराओं को पहचाना गया है। इनमें सबसे स्थिर एवं मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं हैं। ठीक है, तो जेठ धाराएं से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, गर्मी में इसका स्पीड 110 किलोमीटर हो जाता है। ये बिहार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 110 किलोमीटर। ये अभी तक हम नहीं देखे सर्दी में कितना होता है, हो सकता है आया होगा किसी न किसी एग्जाम में। सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। ठीक है, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है ऊपर लगभग भारत में। और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रवाह भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीने के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा यह पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय मानसून के बारे में। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है किसके कारण होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है, याद रखिएगा। और ये जो है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती जो मानसूनी महीने के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीने में भी ये आते हैं। अब हम लोग भारतीय मानसून के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भारत की मानसून के बारे में। ओके, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, भारत की जलवायु मानसूनी पौने से बहुत अधिक प्रभावित है। ओके, मानसूनी पौने से जो भारत की जलवायु बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में
भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। यानी भारत में जो आने वाले नाविक थे, ठीक है, ऐतिहासिक काल में, वो सबसे पहले क्या चीज़ पे? मानसूनी परिघटना पे ध्यान देते थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया था। यानी जो भारत में जो है वह भारत में जो मानसूनी पवने के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, तो अरब को जब व्यापारी आते थे, सबसे पहले यही यहाँ पे कंसीडर करते थे कि यहाँ पे मानसून की परिघटना होती कैसे। तो इन्होंने जो पवन तंत्र यानी मानसूनी पवन को देखा, तो इन्होंने क्या किया, इसको मानसून नाम दे दिया, इस पवन तंत्र को। ठीक है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री तथा उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसूनी प्रभाव जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। यानी मानसून की प्रक्रिया कैसे कैसे कार्य करती है, यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडा होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्री के उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित थे, इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धराव तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धराव का प्रभाव होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ हम लोग देख लेते हैं। यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन की भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तभी हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के उत्तर ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन के बारे में देख लेते हैं। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया यानी हिंद महासागर के 12.5 डिग्री दक्षिण और 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिनी जो प्रशांत महासागर के 18 डिग्री दक्षिण और 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की, ठीक है, गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो इसका अर्थ होता है औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून है। ठीक है। मानसून निकालने की प्रक्रिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। आप ये चीज याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है सब चीज। एल नीनो ये इम्पोर्टेंट है, एल नीनो बहुत इम्पोर्टेंट है। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू के तट से होकर बहती है। ठीक है। एल नीनो जो है वो आता है एग्जाम में। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो के बारे में देख लेते हैं। एल नीनो एक ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया जाता है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो उपस्थित समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में
व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। यानी जो पेरू की जो ठंडी जलधाराएँ हैं, उसमें एक गर्म जलधाराएँ कभी किसी-किसी साल आ जाती है किसी वर्ष में, तो ये एल नीनो कहलाती है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नज़र आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है, ठीक है? भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 1991 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। ठीक है? ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक? नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानसून का आगमन एवं वापसी। मानसून का आगमन कैसे होता है और इसका वापसी कैसे होता है, ये देख रहे हैं हम लोग। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान यह विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच रहता है। मानसून का समय जून से लेकर कब तक रहता है? सितंबर तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, ठीक है? सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक ये जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं, यानी मानसून का फटना कहते हैं, तथा इसे मानसून पूर्व बौछार के पृथक किया जा सकता है, ठीक है? जब जैसे सामान्य वर्षा होती है उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाती है और ये कई दिनों तक रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मानसूनी, ठीक है? मानसूनी वर्षा इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करते हैं। इसके बाद यह दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा केरल के सर्वप्रथम प्रवेश लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र गति है। बंगाल की खाड़ी शाखा की तीव्रता के आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र एवं कच्छ के देशों के मध्य भागों में पहुंच जाता है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग आपस में मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा के जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ जो है कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं, तो इसे नॉर्मली भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीपीय उत्तरी भारत से पूरी तरह पीछे हट जाती है, ठीक है? दक्षिण दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, ठीक है? यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर और अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है, ठीक है? मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है, ठीक है? ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऋतुओं के बारे में। ऋतु के बारे में देख लेते हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतु को पहचाना जा सकता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय जो है वह के विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शीत ऋतु के बारे में, डिटेल अब देख लेते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से लेकर आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। अब देख रहे हैं, मतलब अब फरवरी आ चुका है तो अब धीरे धीरे ठंडी भी खत्म हो रहा है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है, ठीक है? जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है तापमान, यानी ठंडी बढ़ती जाती है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढाल पर हिमपात होता है, ठीक है? यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे ठंडी बढ़ते जाएगा। और हिमालय में क्या होता है? हिमालय में तो हिमपात होता है, बर्फ भी गिरने लगता है।
इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र के स्थल की ओर होती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र के बाहर की ओर प्रवाहित होती है। ऊंचावच से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अप्रवाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवने के साथ भारत के प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट या मावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में देख लेते हैं। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी की स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान के देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तरी पश्चिमी में थार की रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। लू लू क्या होता है? ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गर्जन वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। वैशाख के महीनों में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। और आम्र वर्षा कहाँ पे होता है? कर्नाटक, केरल में होता है। ये एसएससी में स्टैटिक जीके के रूप में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल एवं तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को पकने में सहायता करती है। फूलों वाली बौछार, इस वर्षा को केरल या निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, तो इसलिए फूलों वाली बौछार कहते हैं, केरल में आता है। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली एक ये भयंकर एवं विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन और चावल के लिए ये पौने अच्छी है। असम में इस तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। ठीक है। लू लू क्या है? लू एक उत्तरी मैदान में पंजाब के बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवने हैं। दिल्ली और पटना के बीच इसकी तीव्रता अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऋतु के बारे में, तो बसंत भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महीने। तो यहाँ पे जो है वह डाटा दिया हुआ है। बसंत ऋतु जो होता है वह चैत से बैसाख 2 महीने होता है, यानी जो है ग्रेगोरियन के कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल में होता है बसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो होता है वह जेठ आषाढ़ के बीच होता है, यानी मई जून के बीच होता है। वर्षा ऋतु सावन और भादो में होता है, यानी जुलाई और अगस्त में होता है। शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक में होता है, यानी सितंबर और अक्टूबर में होता है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष में होता है, यानी नवंबर दिसंबर में होता है। और शिशिर ऋतु जो होता है माघ या फागुन, यानी जनवरी और फरवरी के महीने में शिशिर ऋतु होता है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन के बारे में देख लेते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा यानी लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति की भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थानीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब को मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानसून की वापसी यानी परिवर्तनीय मौसम देख लेते हैं। मानसून की वापसी में मौसम के जो परिवर्तन होता है उसको देख लेते हैं। देखिए अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के उत्तर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। ठीक है, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम जो है वो असहाय हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र स्टैग्लेमाइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण कैसे होता है? भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इसके सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से पूर्व वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के विशिष्ट छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। मानसून एकता का परिचायक। भारतीय प्रायद्वीपीय पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं एवं ऋतुओं के ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनके संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका उसका असमान वितरण मानसून की एक विशिष्ट लक्षण है। ये मानसूनी पौने हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश के एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। वन्य प्राणी के बारे में देख लेते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां एवं बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों एवं पक्षियों की कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट ऊंट जो है वह भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में हमने क्वेश्चन देखे थे कि जंगली गधा कहाँ पे पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है। और एक सिंगल गेडम असम के जो है वह काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है।
ठीक है। जंगली बकरी, हिम तेंदुए, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि है। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना 1973 में एवं हाथी परियोजना 1992 ईस्वी में जैसी परियोजना को शुरू की थी। ये क्वेश्चन भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है और एसएससी के एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना और हाथी परियोजना इंपॉर्टेंट है। हाथी परियोजना तो हाल ही में न्यूज में भी था, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। प्रवासी पक्षी के बारे में देखते हैं। कुछ पक्षी पिनटेल बतख, कर्लियू कर्लियू फ्लेमिंग, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंक्ट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंक्ट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करते करके भारत आती है। वर्षा की परिवर्तिता, भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक, मानक विचलन बटा मध्य इज इक्वल टू 100 होना चाहिए। तो विचरण गुणांक निकालते हैं। विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य मान से हुए विचलन को दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है कोपेन के अनुसार भारत में जलवायु के प्रकार। कोपेन के विभिन्न जलवायु प्रदेशों को वर्षा एवं तापमान के विभिन्न विवरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर इन्हें 5 प्रमुख प्रकारों को पुनः 9 उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। ए डब्ल्यू एम मतलब लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार जो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। ए एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। ए डब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार के कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का जो है वह अधिकतर भाग है। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात एवं पश्चिमी राजस्थान पंजाब के कुछ भाग है। BWHW गर्म मरुस्थल राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार के गंगा का मैदान एवं पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश एवं उत्तरी पूर्वी भारत का है। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश का भाग है। ई ठीक है। ई जो है ई ध्रुवीय प्रकार के जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो है वह ध्रुवीय प्रकार है। ईटी टुंडा तुल्य जलवायु हिमालय क्षेत्र के 3000 से 5000 मीटर का भारतीय क्षेत्र है। तो ये हम लोग अभी तक देख लिए भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है। यहाँ तक जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 तक जो भी चैप्टर थे वो चैप्टर काफी बड़े बड़े चैप्टर थे। ठीक है। जो बड़े बड़े चैप्टर थे, इसके बाद जो भी चैप्टर है वो जैसे 5, 6, 7, 8 ये सब छोटे छोटे चैप्टर है। तो अब हम लोग एक वीडियो में 3 से 4 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 5, 6 ठीक है, एक चैप्टर में 7, 8 एक वीडियो में ऐसे कर करके हम लोग कंप्लीट करेंगे और 2 से 3 दिन में ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लोगों को कहना था कि सर हिस्ट्री और पॉलिटी का बुक क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए पहले हम घर पे थे, अब हम पटना आ चुके हैं अपने रूम पे, तो यहाँ से भी हम अब आपको हिस्ट्री पॉलिटी का वीडियो और जो भी साइंस का वीडियो है सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड किया करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग बस पेशेंस बनाए रखिए, अभी सभी चीज़ें का वीडियो आएगा और आपको काफ़ी जो है वो प्रिपरेशन काफ़ी जल्दी जो है बुक सब है सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को और कैसे इंप्रूव करना चाहिए जरूर बताइएगा। और वो जो फेस वाला जो वीडियो हम लाए थे स्टार्टिंग के कुछ जो एक पेज हम फेस वाला पढ़ाए थे, तो वो कैसा है आप जरूर अपना राय दीजिएगा कमेंट में। तो आगे इसको और हम लोग इम्प्रूव करेंगे और जो होगा आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।